आज हम लोग बिजनेस स्टडी में प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। नियंत्रण प्रक्रिया। नियंत्रण प्रक्रिया के 5 कदम हैं, यानी नियंत्रण के अंतर्गत हम करते क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। सबसे पहला कदम है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, प्रगति प्रमापों का निर्धारण। स्टैंडर्ड को फिक्स करना सबसे पहला। स्टैंडर्ड क्या होता है पहले हम ये जानें। व्हाट इज स्टैंडर्ड, इसको हिंदी में कहते हैं प्रमाप। स्टैंडर्ड वह क्राइटेरिया है, वह मापदंड है जिसके आधार पर हम एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस को, वास्तविक कार्य प्रगति को मापते हैं। यानी किसी कार्य के सफलतापूर्वक पूरा होने पर जिस परिणाम की हम उम्मीद करते हैं, जिस रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं, किसी भी काम के सक्सेसफुली कंप्लीट होने पर जिस रिजल्ट का हम अनुमान लगाते हैं, उम्मीद करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रमाप, स्टैंडर्ड। यह एक ऐसा मापदंड है, क्राइटेरिया है जिनसे हम एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस की तुलना करते हैं, कमियों की खोज करते हैं। यानी आगे के सारे काम इसी प्रमाप पर निर्धारित होंगे। तो प्रमाप क्या है? किसी भी कार्य के सफलतापूर्वक पूरा होने पर जिस परिणाम की हम उम्मीद करते हैं, जिस रिजल्ट की अपेक्षा रखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रमाप। यह एक क्राइटेरिया है, मापदंड है, जिसके आसपास यानी जिसके समीप वास्तविक कार्य होगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। जिसके जैसा वास्तविक कार्य होगा, इसकी उम्मीद करते हैं। अब हम देखें, किसी भी काम को करने का प्रमाप पहले से ही तय कर लिया जाता है और ये प्रमाप भूतकालीन आंकड़ों पर आधारित होते हैं। उस काम को पहले कई बार किया जा चुका होता है और पिछले भूतकालीन जो रिजल्ट होते हैं, उसी के आधार पर हम प्रमाप तय करते हैं। ये प्रमाप 2 प्रकार के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, संख्यात्मक और गुणात्मक। अब देखते हैं कि दोनों प्रमाप हैं क्या। संख्यात्मक प्रमाप वे प्रमाप हैं जिन्हें हम नंबर में व्यक्त कर सकते हैं, संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम ये तय करें कि एक श्रमिक, एक लेबर एक दिन में 10 यूनिट गुड्स मैन्युफैक्चर बनाएगा, 10 यूनिट एक प्रमाप हुआ। एक सामान को बनने में 100 रुपया का कॉस्टिंग आना चाहिए, तो टोटल कॉस्टिंग 100 रुपये का प्रमाप हुआ। एक सामान को बनने में 1 घंटे का समय लगना चाहिए, तो टाइमिंग का प्रमाप हुआ। तो कई तरह के प्रमाप होंगे, टाइमिंग का, मार्केटिंग का, लेबर का। ये सारे प्रमाप ऐसे प्रमाप हैं जिनको हम संख्या में प्रकट कर सकते हैं, आंकड़ों में लिख सकते हैं। एक श्रमिक एक दिन में कितना काम करेगा या एक काम को करने में कितना समय लगेगा, कितना लागत आएगा, इस सब के आंकड़े हम पहले से तय कर देते हैं। ये इन्हीं को कहते हैं संख्यात्मक प्रमाप, क्योंकि इनकी माप संभव है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रमाप होते हैं जिनको संख्या में प्रकट नहीं किया जा सकता है, जिनकी माप संख्यात्मक माप नहीं हो सकती है। जैसे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का प्रमाप, यानी कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने का प्रमाप। हमें अपने डिजायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए, इच्छित परिणाम को पाने के लिए कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाना होता है बाय मोटिवेशन के द्वारा। तो कितना बढ़ाया जाए उसको हम नहीं माप सकते हैं संख्या में।
तो उसे हम कहेंगे गुणात्मक परिमाप। तो सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले उसके परिमाप तय किए जाते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, वास्तविक प्रगति का मापन। अब इसमें क्या है, इसके अंतर्गत हमने जो काम किया उसको देखते हैं, वो हमारा काम वास्तव में कैसा काम हुआ, हमने जो योजनाएं बनाई थी उसके अनुसार काम हुआ है या नहीं, ये देखा जाता है। अब यहाँ दो क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रगति का मापन कार्य करने के, कार्य संपन्न होने के बीच में ही हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, या कार्य पूरा होने के बाद माप सकते हैं। तो इसका आंसर है कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट, वास्तविक प्रगति का मापन दोनों समय पर कर सकते हैं। कार्य होने के दौरान भी कर सकते हैं, कार्य पूरा होने के बाद भी कर सकते हैं। कार्य करने के दौरान यदि हम वास्तविक प्रगति का मापन करते हैं और कोई कमी हमें दिखाई देती है, कोई डिविएशन, विचलन दिखता है, तो उसे हम उसका तुरंत समाधान, उसे तुरंत ठीक कर सकते हैं और ये अपेक्षा कर सकते हैं कि आगे ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। इससे क्या होता है कि समय पर हमारा काम पूरा हो जाता है, यानी हमारे समय और समय की भी बचत होती है और श्रम की भी बर्बादी नहीं होती है, संसाधनों की बर्बादी नहीं होती है। लेकिन यानी काम करने के दौरान बीच में ही हम परफॉर्मेंस को मीजर करते हैं, तो वर्तमान समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, इमीडिएट दूर कर सकते हैं, लेकिन और ये कोशिश कर सकते हैं कि आगे समस्याएं ना आए। लेकिन अगर हम वर्क कंप्लीट होने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मीजर करते हैं, वास्तविक प्रगति को मापते हैं, तो हम उसमें सुधार भविष्य के लिए ही कर सकते हैं। जो नुकसान हो चुका है, अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा स्टैंडर्ड से बिलो है, मैं सही नहीं है, तो जो नुकसान हो चुका है उसको वापस हम नहीं ला सकते, उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। हाँ, भविष्य में इस तरह का नुकसान ना हो इसका उपाय कर सकते हैं। लेकिन कार्य के दौरान ही लगातार निगरानी होती रहे, लगातार मापन होता रहे, तो वहाँ क्या होता है कि हम प्रॉम्प्ट सॉल्यूशन ढूंढते हैं कमियों का। अगर कोई विचलन होता है तुरंत सुधारते हैं और उसके नुकसान कम होते हैं। कार्य पूरा होने पर मापन करते हैं और अगर कोई डिविएशन आता है तो इसके नुकसान, बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है हमें। तो ये अंतर है, हम दोनों समय मेजरमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरा पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। अब हम जो हमारा एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस है और हमने जो स्टैंडर्ड पहले से फिक्स किया था, उन दोनों की तुलना करते हैं। तुलना करके हम ये देखते हैं कि हमने जैसे प्लानिंग किया था उस प्लानिंग के अनुसार अकॉर्डिंगली हमारा काम एक्चुअल वर्क हुआ है या नहीं, या उससे भिन्न हुआ है। हमें जो रिजल्ट मिला है उससे ज़्यादा मिला है, उससे कम मिला है, या उसके बराबर मिला है, उसके जैसा मिला है। तो हम यहाँ पर तुलना करते हैं। ये तुलना इसलिए ज़रूरी होता है कि कमियों को ढूंढ के हम उसे दूर करें, ताकि भविष्य में वे कमियां फिर से न आए और हमारे संस्था को, हमारे संगठन को नुकसान न उठाना पड़े। नुकसान को दूर करने के लिए ही कंट्रोलिंग होता है और कमियों को ढूंढा जाता है। तो ये जिस तरह से हम एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट काम पूरा होने पर भी कर सकते हैं और काम करने के दौरान भी कर सकते हैं, वैसे ही एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड से कंपैरिजन दोनों समयों पर कर सकते हैं। और यहाँ भी वही बात है कि यदि हम काम करने के दौरान ही कंपैरिजन करके देख लेते हैं, तो अगर डिविएशन नेगेटिव है, ऋणात्मक विचलन है, तो उसको तुरंत दूर किया सकता है या नुकसान कम होगा संगठन को। लेकिन काम पूरा होने के बाद कंपैरिजन करके यदि कमियां दिखती हैं
तो बड़ा नुकसान हो चुका होगा। हाँ, भावी नुकसानों को हम रोक सकते हैं, बड़े नुकसान जो हो चुका है उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं चौथा पॉइंट है कंट्रोलिंग प्रोसेस का, एनालाइजिंग डेविएशंस, विचलनों का विश्लेषण। इसमें क्या होता है भाई, हम इसमें दो चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि जो डिविएशन हुए हैं, डिविएशन यहाँ दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव डिविएशन यानी पॉजिटिव डिविएशन का मतलब एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड का बीच का कम डिफरेंस, डिविएशन में डिफरेंस हुआ। तो डिफरेंस जो है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जैसे हमने एक एम्प्लॉय, एक लेबर एक दिन में 10 यूनिट गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा, ये स्टैंडर्ड फिक्स किया था। अब वो 8 यूनिट ही मैन्युफैक्चर कर सका, 2 यूनिट कम किया, तो नेगेटिव डिविएशन कहलाएगा ये। लेकिन उसने 12 यूनिट मैन्युफैक्चर किया तो ये 2 यूनिट ज़्यादा कर दिया, तो ये पॉजिटिव डिविएशन कहलाएगा। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव डिविएशन में ही हम कमी ढूंढेंगे, पॉजिटिव डिविएशन में भी डिविएशन के कारणों को ढूंढना पड़ता है, दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें डिविएशन के कारण क्या हैं वे ढूंढे जाते हैं, और डिविएशन किस तरह का है वो ये देखा जाता है। अब डिविएशन क्यों हुए ये भी देखा जाता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे अकुशल कर्मचारी हमारे पास हैं, अनस्किल्ड लेबर हैं, यानी हमने जो लेबर एम्प्लॉयड किया था, बहाल किया था, जिस तरह के उनके परफॉर्मेंस की उम्मीद की थी, अपेक्षा की थी, उनका परफॉर्मेंस वैसा नहीं है। हो सकता है कि लॉकआउट हो गया हो सकता है हड़ताल हो गया, लॉकआउट मीन्स तालाबंदी हो गया हड़ताल हो गया हो सकता है पावर हिंड्रांस के कारण हमारी फैक्ट्री कुछ समय बंद रही हो सकता है कि कंपटीटर हमारे अचानक बढ़ गए हो मार्केट में, हो सकता है कि हमने जो टारगेट स्टैंडर्ड फिक्स किया था वही गलत तो हो सकता है मशीन में टूट फूट हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे डिविएशन के कॉजेज हैं, इन कॉजेज की हम तलाश करते हैं, इन कारणों की खोज करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि डिविएशन का साइज क्या है, डिविएशन का नेचर क्या है, यानी डिविएशन अस्थाई है या अस्थाई, परमानेंट है, टेम्पोररी है, डिविएशन का साइज क्या, डिविएशन बड़ा है या डिविएशन छोटा है, डिविएशन किस तरह का प्रभाव डालेगा, डिविएशन परमानेंट रहने वाला है या डिविएशन टेम्पोररी है, इन सब चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। तो हम डिविएशन का, क्योंकि बीमारी की दवा करने से पहले, बीमारी का इलाज करने से पहले उनके कारणों को ढूंढना जरूरी होता है, क्यों बीमारी हुआ, तो वही चीज़ हम यहाँ पर करते हैं। अब आते हैं 5वां टॉपिक है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, सुधारात्मक कार्रवाई करना। जब हमें डिविएशन के कारण पता चल जाता है, देखिए मैंने बताया डिविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो डिविएशन का जब कारण पता चल जाता है तो उसके अनुसार हम सुधार की कार्रवाई करते हैं। जैसे अगर पॉजिटिव डिविएशन है, मान लेते हैं कि एक एम्प्लॉय का कार्य का स्टैंडर्ड 10 यूनिट फिक्स हुआ था, उसने 12 यूनिट मैन्युफैक्चर कर दिया एक दिन में, तो हम फिर ये देखेंगे कि जो क्वालिटी जिस तरह का हम उससे अपेक्षा किए तो उस तरह का बना है या नहीं। तो फिर हम ये देखेंगे कि कहीं हम स्टैंडर्ड ही तो अपना बड़ा इजी आसान फिक्स कर तो नहीं कर दिए थे जिसको ये आसानी से पार कर गया, यानी तब वहाँ हमें अपने स्टैंडर्ड में सुधार करना पड़ेगा। जो हमने परमाप तय किए हैं उनमें सुधार चेंजिंग करना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड नेगेटिव है तो भी सुधार करना पड़ेगा। जैसे अब स्टैंडर्ड सुधारात्मक कार्रवाई करते समय 2 संदर्भों को देखा जाता है, एक तो जो वर्तमान वास्तविक प्रगति है उसको कैसे दूर किया जाए, और दूसरा भविष्य में कमियां न आएँ उसका उपाय किया जाता है। अब जैसे मशीन
में खराबी के कारण, टूट फूट के कारण उत्पादन कम हुआ, तो इसके सुधार हम कैसे करेंगे? इमीडिएट उसके इंजीनियर को, टेक्नीशियन को बुलाकर हम मशीन के सुधार करवाएंगे और काम हम करना शुरू करेंगे। अब सुधार कैसे करेंगे? एक तो हुआ कि इमीडिएट हमने मशीन में सुधार किया, प्लस कर्मचारियों को ओवर टाइम लगाकर, यानी उनसे एक्स्ट्रा वर्क करवा के जो उत्पादन का नुकसान हुआ, टाइमिंग का नुकसान हुआ, उसको हम पूरा कर लेंगे। तो ये तो तत्काल सुधार हुआ कि हम वास्तविक कार्य प्रगति को सुधारे, यानी अपने स्टैंडर्ड को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के नज़दीक ला दिया हमने। दूसरा, भविष्य के, फ्यूचर के रेफरेंस से भी इसको देखना ज़रूरी है। यानी फ्यूचर के रेफरेंस में हम ये देखते हैं कि मशीन में टूट फूट क्यों हुआ, मशीन में टूट फूट क्यों हुआ, का हमारा वर्क जो है डिस्टर्ब क्यों हुआ, मशीन क्यों रुका, उसके क्या कारण, उसके हम जड़ में जाएंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि आगे वे कारण ही उत्पन्न ना हो। जैसे हो सकता है मशीन का ओवर हॉलिंग टाइमली ना हो रहा हो, मशीन का मरम्मत जितने समय अंतराल पर होना चाहिए वो नहीं हो रहा हो। तो हम भविष्य के लिए भी परमानेंट उपाय ढूंढेंगे, ऐसा उपाय ढूंढेंगे कि मशीन में टूट फूट हो ही नहीं, हमारा काम रुके ही नहीं। तो दो रेफरेंस में सुधार की कार्रवाई करते हैं। तो ये प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग है। अब आते हैं जो डिविएशन होता, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डिविएशन यानी हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है उससे कम या ज़्यादा हमारा वर्क होगा। अगर उससे ज़्यादा रिजल्ट मिल गया तो उसको पॉजिटिव डिविएशन कहते हैं, अगर उससे हमारे स्टैंडर्ड से कम रिजल्ट मिला तो उसको नेगेटिव डिविएशंस कहते हैं। तो डिविएशन टॉलरेंस लिमिट एंड इट्स प्रिंसिपल, विचलन सहन सीमा तथा इसके सिद्धांत, ये इस क्वेश्चन को देखिए, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए, डिविएशन टॉलरेंस लिमिट का मतलब है कि संस्था में विचलनों को सहन करने यानी कमियों को उठाने की एक सीमा तय है। अगर उस लिमिट में डिविएशन हो रहा है तो हम सुधार के लिए अपने ऊपर के अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को सूचित नहीं करते, इन्फॉर्म नहीं करते हैं, यानी उसमें सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है, वो स्वतः सुधार हो जाएगा। लेकिन यदि डिविएशन उस लिमिट को पार कर गया, बियॉन्ड दिस लिमिट चला गया, तो फिर हमें अपने उच्च अधिकारियों को इसकी खबर देनी पड़ती है, अपने ऊपर के अधिकारियों को, और सुधार के कार्यवाही उनके द्वारा किए जाते हैं। तो सुधार के कार्रवाई कैसे होंगे, इसके लिए दो प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण का सिद्धांत, ये क्या बताता है, इसको देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण का सिद्धांत, ये सिद्धांत कहता है कि किसी भी कार्य के, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जब जाइएगा आप, तो सारे एक्टिविटी को कंट्रोल में रखना ना तो पॉसिबल है, ना इजी है, और ये खर्चों को बढ़ाने वाला भी है, यानी मुश्किल है, समय लेने वाला है, लागत को बढ़ाने वाला होता है। अतः हमें उन बिंदुओं की तलाश करनी चाहिए, उन एक्टिविटी को की तलाश करनी चाहिए जिनमें परिवर्तन होने पर, जिनमें डिविएशन होने पर संस्था को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और हमें सभी मामलों पर, सभी एक्टिविटी पर फालतू का समय बर्बाद ना करके, फालतू में समय बर्बाद ना करके केवल उन्हीं महत्वपूर्ण एक्टिविटी पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि डिविएशन आए ही नहीं। यानी सभी बिंदुओं पर, सारे गतिविधियों पर हमें ध्यान न देकर जो जरूरी गतिविधियां हैं, वैसी गतिविधियां जिनमें डिविएशन आने पर संस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है, उन महत्वपूर्ण गतिविधियों पर ही हमें फोकस करना चाहिए ताकि डिविएशन आए ही नहीं। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत। दोनों एक ही तरह का है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है, इसमें है कि हम सभी डिविएशन का एक लिमिट तय कर देते हैं, और अगर डिविएशन उसके बियॉन्ड जाता है, उससे एक्सेस जाता है,
तब हम अपने उच्च प्रबंध को इसकी सूचना देते हैं और केवल उन्हीं डिविएशन पर हम फोकस करते हैं, सुधार की कार्रवाई करते हैं। डिविएशन होने के बाद, और वो भी एक लिमिट से ज़्यादा डिविएशन होगा, तब सुधार की कार्रवाई करना है। और प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में क्या है कि सारे इम्पोर्टेंट एरिया को, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी को ही पहले से खोज लेना है, डिविएशन हो ही नहीं इसकी व्यवस्था करना है। और यहाँ है कि जिन इम्पोर्टेंट एरिया में एक लिमिट से ज़्यादा डिविएशन हो गया तब व्यवस्था करना है। दोनों में यही अंतर है। दोनों में एक बात कॉमन है कि सारे एक्टिविटी पर हम नज़र नहीं रखते हैं। सारे एक्टिविटी पर नज़र रखना खर्चीला है, समय लेने वाला है, लागत को बढ़ाने वाला है, संभव भी नहीं, इम्पॉसिबल है। अतः इम्पोर्टेंट एक्टिविटी को ही कंसीडर करना है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में है कि उन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी को ही शुरू से फोकस करना है, सुपरवाइज करते रहना है कि डिविएशन आए ही नहीं। जबकि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में है कि इम्पोर्टेंट एक्टिविटी में एक लिमिट से ज़्यादा डिविएशन आने पर कंट्रोल करना है। अब हम लोग अगले क्लास में कंट्रोलिंग के मेथड कौन कौन से हैं हम लोग इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे।